क्योंकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, बिफोर वी स्टार्ट पास्ट पेपर क्वेश्चंस, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें की है, तो आज की क्लास में हम सारी चीजें एक बार एक फिर रिकैप करते हैं ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था विद द फॉर्मूला ऑफ लेंथ। सबसे पहला फॉर्मूला हमने लेंथ का किया था, तो एक फ्रेश पेज पे लेंथ का फॉर्मूला लिख लीजिए। Write down the formula of length. This is the first thing we studied in coordinate geometry. आज के बाद मैं आपसे और फॉर्मूला शीट्स नहीं बनवाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, हमने सब कुछ कर लिया है। दिस इज द लास्ट टाइम यू वुड राइट एनी फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट, कर सकते हैं बिल्कुल। आप चाहें तो y2 माइनस y1 स्क्वायर पहले लिख लें और प्लस के बाद x2 माइनस x1 स्क्वायर बाद में लिख लें, दैट इज अप टू यू। सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए बी और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर लेंथ? डिस्टेंस। फाइंड आउट द लेंथ। फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है, x1, और 6 किसकी वैल्यू है, x2। जब बोलोगे तो बिल्कुल सब गलत कचरा हो जाएगा। ये y1 है और ये x2 और ये y2। ओके, बी का कोऑर्डिनेट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, प्लीज बी का कोऑर्डिनेट सही कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। बी का कोऑर्डिनेट x तो 6 ही होगा, y इसका 10 कर दीजिए। अब इसकी लेंथ निकाल लीजिए। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज रिवाइज करवा दूंगा, फिर हम पास से पर स्टार्ट करेंगे। आ गई लेंथ? ओके, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। वी नो 10 माइनस 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 10 माइनस 6 4, और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 20, स्क्वायर रूट 20। लेकिन मैंने आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना भी सिखाया था, जिन बच्चों ने लेंथ की क्लास ली है। मैंने आपसे कहा था 20 का एलसीएम ले लो, क्योंकि पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। बिल्कुल आयान, 20 का एलसीएम ले लो और 20 को ऐसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा, नए बच्चे, आपका नाम क्या है? जिमल। ओके जिमल, क्या मैं एक 2 का पेयर बना सकता हूं यहां से? और एक 2 बाहर, बाहर एक 2 आएगा या दो 2 आएंगे? एक 2 आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा? तो मैं, मेरा आंसर क्या होगा? लिखूं क्या? अभी 2 बाहर भी तो आएगा, वो भी तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं? इसका पेयर बना और एक 2 बाहर आ गया। व्हाट शुड आई राइट इन द नेक्स्ट स्टेप? 2 रूट, और रूट के अंदर 5, 2 रूट 5 यूनिट्स, ये मेरी लेंथ आ। और मैथ में यूनिट के मार्क्स नहीं होते, देयर आर नो मार्क्स फॉर यूनिट। अगर आप ये ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यूं भी ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ऐसे भी लिख दें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, एक एग्जाम्पल हमने लेंथ की कर ली। अब मैं लेंथ के ऊपर और टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अब मैं ये सब कुछ इरेज कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था किसका फॉर्मूला? मिड पॉइंट नहीं पढ़ा था, बाद में पढ़ा था। ओके, ग्रेडियंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिजा ग्रेडियंट किसे कहते हैं? स्लोप। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को। ड्रॉ अनदर लाइन, ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लीजिए, 4 कॉमा -6,
और बी के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लीजिए 10, 10। ओके सिमल, ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, लेट्स पुट इन द वैल्यूज। सबसे पहले y2 माइनस y1 बन जाएगा 10। हाँ जी, ओके ओके। 10 - -6, तो दो माइनस आ रहे हैं ना, तो प्लस हो जाएगा 10 + 6 अपॉन 10 - 4, हो जाएगा 16/6। किसके टेबल से कैंसिल करूं? 2 3 2 8, 8/3, 8/3। तो दैट्स इट अबाउट ग्रेडियंट। लेकिन ग्रेडियंट पूरी एक दुनिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने ग्रेडियंट में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना स्लोप होता है? कोई स्लोप नहीं होता, सो द ग्रेडियंट इज 0। अगर एक वर्टिकल लाइन है, इतना ज्यादा स्लोप है कि हम बोलेंगे द ग्रेडियंट इज इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, वो आपकी मर्जी है। अनडिफाइंड इज अ बेटर वर्ड। ऑलराइट, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लाइन टॉप राइट की तरफ जा रही है तो ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर लाइन टॉप लेफ्ट की तरफ जा रही है तो ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेडियंट के अंदर ही पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो देखने से भी पता चल रहा है कि उनका स्लोप सेम है। तो अगर मैं कहता हूं पहली लाइन का ग्रेडियंट m1 है और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट m2 है और वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं मिकाइल, तो मैं क्या लिख सकता हूं? m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। दो ग्रेडियंट्स कब बराबर होते हैं? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। फिर हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर लाइंस। और ये पढ़ाते वक्त मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो लाइंस युम्ना परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब कितना एंगल बने युम्ना? 90 डिग्री का एंगल बने। यस, जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हो वहां एंगल कितना बने? 90 डिग्री। तो हम कहते हैं कि भाई वो लाइंस परपेंडिकुलर है। अब आपका स्लोप सेम नहीं है। स्लोप सेम सिर्फ कब होगा? जब दो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। लेकिन जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हमने ग्रेडियंट का एक और फॉर्मूला पढ़ा था। यस, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। सिर्फ यही नहीं, हमने कोलिनियर पॉइंट्स भी पढ़ा था ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। वी स्टडीड अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स एज वेल। कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, और ये प्रॉपर्टी आगे के टॉपिक्स में यूज हो रही होगी। पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें देखिए, एक लाइन ए बी है, एक लाइन बी सी है और एक लाइन ए सी है। बेटा आपका क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, कौन सा ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? पहले तो मुझे ये बताइए, ग्रेडियंट पॉइंट का होता है या लाइन का होता है? ग्रेडियंट लाइन का होता है, बिल्कुल, क्योंकि स्लोप लाइन का होता है, स्लोप पॉइंट का नहीं होता। अच्छा, अगर एक लाइन ए बी है और एक लाइन बी सी है और एक लाइन ए सी है, क्या इन सबके ग्रेडियंट्स बराबर होंगे? क्या इन सबके स्लोप सेम है?
अगर एक इंसान इस पे से चलता हुआ आ रहा है, उतर रहा है, और या फिर इस पे से चलता हुआ उतर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो स्लोप सेम है, ग्रेडियंट सेम है। तो किस लाइन का ग्रेडियंट किस लाइन के बराबर है? अगर मैं कहता हूं एक लाइन ए बी है, ए बी का ग्रेडियंट किसके बराबर है? ए सी के। और ए सी का ग्रेडियंट किसके बराबर है? बी सी के। सारे लाइंस के ग्रेडियंट्स सेम है। तो आप कोई से भी दो ग्रेडियंट्स लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं सर ए बी का ग्रेडियंट बराबर है बीसी के ग्रेडियंट से, और आप ये भी कह सकते हैं सर ए बी का ग्रेडियंट बराबर है एसी के ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट्स कब बराबर होंगे? जब पॉइंट्स सेम लाइन पर होंगे, कोलिनियर होंगे। जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ग्रेडियंट्स बराबर होंगे। तो ये सब कुछ ग्रेडियंट से रिलेटेड है जो हमने पढ़ा था। बट आई कैन नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला मिड पॉइंट जब तक मैं श्योर ना हूं कि आपको ये चीज आती है। तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेट मी टेक आउट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द नोटबुक। ऑल राइट, ऑल दो ये सब हम पढ़ चुके हैं। आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट पेज। We'll start with question number 9. ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? 16। अगर मुझे ग्रेडियंट 16 दिया हुआ है तो क्या मैं ग्रेडियंट निकालूंगा? बिल्कुल। मैं इन दोनों पॉइंट से ग्रेडियंट निकालूंगा और इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 16। सबको ग्रेडियंट निकालना आता है? प्लीज फाइंड आउट द ग्रेडियंट। सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे। बताइए उस्मान, y2 माइनस y1 की जगह आप क्या लिखेंगे? लुक एट द कोऑर्डिनेट्स। y2 माइनस y1 क्या लिखूं? ये क्या है? ये x1 है, और ये y1, और ये x2, और ये y2। अब बताइए y2 माइनस y1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? अच्छा चलो सॉल्व करके बता दो। सलमान बताइए y2 माइनस y1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? -3 -8 अपॉन के -3 के। और इक्वेट किससे करेंगे? 16 से। व्हाट इज -3 -8? -11। -3 -8 इज -11। एंड सलमान व्हाट इज k -3 के? -2 के। यस, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे सलमान? टू के वहां जाके 16 से मल्टीप्लाई होगा ना। 11 इज इक्वल टू व्हाट इज 2k मल्टीप्लाई बाय 16? 32k। और अगर मुझे k निकालना है तो 32 वहां जाके 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आप ले जा सकते हैं? आप चाहें तो आप सिर्फ 2 ले जाएं वहां पे, तो फिर आपके पास बचेगा 11 अपॉन के और 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32। फिर आप के उधर ले जाएं, 32 नीचे ले आए, तो 11 अपॉन 32 इज इक्वल टू के। तब भी वही आंसर आएगा। क्या चीज? वो भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि सर 2 के वहां चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 16 इज इक्वल टू 2k। लेकिन अब मुझे अगर k निकालना है तो ये 2 कहां जाएगा? ये वहां जाके
तो वो वहां जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 16 से। 16 के नीचे नहीं जाएगा मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2? 32। ओके, अगर आपके पास होता 5 इज इक्वल टू 2 के, तो 2 वहां जाके 5 से क्या होता? डिवाइड। लेकिन मैं कह रहा हूं यार 5 के नीचे तो 1 लिखा हुआ है पहले से, और नीचे लिखे जाओ। ऐसा नहीं होता, ये 1 के पास जाता है और 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 2 2। लेकिन अगर 1 के अलावा अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो अब पहले पिछले केस में तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस केस में किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, क्वेश्चन 10। द पॉइंट्स 4 comma minus 6, 6 comma minus 4 and 16 comma k lie on a straight line. What do they mean when they say lie on a straight line? कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। तो मैं कह कोलिनियर देता हूं भाई पॉइंट। पहला वाला, यस, पहला वाला पॉइंट ए है, दूसरा वाला पॉइंट बी है, और तीसरा वाला पॉइंट सी है। अगर ये एक ही लाइन पर हैं, तो लीना किसका ग्रेडियंट किससे बराबर होगा? यस, ए बी का ग्रेडियंट बराबर होगा ए सी के ग्रेडियंट से, जो कोलिनियर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी। निकाल लीजिए ग्रेडियंट्स जल्दी से। ऑल राइट, ए बी का ग्रेडियंट y2 माइनस क्या लिखेंगे फिर साहब? तो y2 माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे? +6 अपॉन 6 minus 4. And now after the is equals to sign, we will find out the gradient of AC. y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो मैं लिखूंगा k +6 अपॉन 16 माइनस 4। इसमें अगर किसी ने कुछ गलत लिखा या कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। k प्लस कैसे हो गया? y2 माइनस एंड देन -6 अगेन। एक फॉर्मूले का माइनस है और एक कोऑर्डिनेट का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। कौन सा? ग्रेडियंट का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं कर क्या रहा हूं उस्मान, मैं यहां भी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं जहां मैं इसका ग्रेडियंट निकाल रहा हूं, और इज इक्वल टू के बाद मैं किसका ग्रेडियंट निकाल रहा हूं? इसका। ठीक है, 16 माइनस 4 12। 2 अपॉन 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बच्चे बोलते हैं सर 0 बचेगा, दैट इज रॉन्ग। 2 अपॉन 2 कैंसिल होके क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या कह रहे हो शायान? अब ये 12 वहां जाके मल्टीप्लाई, कैन आई कैंसिल 6 विथ 12? नो, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? प्लस का साइन। आप कैंसिल, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना x +2/2, कैन यू कैंसिल 2 विथ 2? नो, आप नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 6। तो पैरेलल में ग्रेडियंट सेम होता है, परपेंडिकुलर में m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। कोलिनियर में ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट्स। उसके बाद मिड पॉइंट पढ़ा था हमने, कॉन्सेप्ट नंबर 3, मिड पॉइंट।
जारा क्या फॉर्मूला था मिड पॉइंट का? जारा ही नाम था। नूर, नूर सॉरी, नूर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2 अपॉन 2 comma y1 + y2 upon, yes, this is the formula of midpoint, x1 + x2 upon 2 comma y1 + y2 upon 2। एक इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज ए का कोऑर्डिनेट है 3, 11 और बी का कोऑर्डिनेट है 4, -6। फाइंड आउट द मिड पॉइंट। फाइंड आउट द मिड पॉइंट। निकाल लिया? बहुत सारे बच्चे मिड पॉइंट निकालते वक्त ब्रैकेट नहीं लगाते, पता नहीं क्यों, लेकिन वो ब्रैकेट्स नहीं लगाते, लगाने चाहिए। x1 + x2 इज गोइंग टू बी 3 + 4/2। y1 + y2 will be 11 + -6। 3 + 4 11 - 6, यह आ गया मिड पॉइंट। लेकिन मिड पॉइंट पढ़ाते वक्त मैंने एक और चीज पढ़ाई थी, वो क्या थी? नो, एक नाम था कॉन्सेप्ट का, रिवर्स मिड पॉइंट। क्या ये वर्ड मैंने यूज किया था क्लास में? नहीं किया था। ओके, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मुझे मिड पॉइंट का आंसर ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज मुझे मिड पॉइंट का आंसर दिया हुआ है 4, 2 और अब मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, दिस इज समथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। तो मैं बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या अज्यूम करूंगा? x, y। अब मैं क्या करूंगा? मैं ए और बी का मिड पॉइंट निकालूंगा और इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 4, 2। अब मुझे आंसर पता है, मुझे क्वेश्चन नहीं पता। मैं मिड पॉइंट किसका निकालूंगा? किसका मिड पॉइंट निकालूंगा? ए और बी का मिड पॉइंट निकालूंगा और इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 4, 2। ए बी का मिड पॉइंट निकालिए, क्या लिखेंगे? 3 + x/2, 11 + y/2। फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जोना इज इक्वल टू के बाद मैं क्या लिखूं? वो तो लिख दिया। इज इक्वल टू के बाद क्या लिखूं? ये मिड पॉइंट किसके बराबर है? 4, 2। उसके बाद सलमान मैंने क्या सिखाया था? ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं करवाया। ओके, चलिए अब सीख लीजिए। अगर मुझे मिड पॉइंट का आंसर 4, 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखो कॉमा से पहले जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? एक्स की होती है ना। यहां कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ है? 3 + x/2। तो 3 + x/2 किसके बराबर है? 4 के। और 11 + y/2 किसके बराबर है? 2 के। ठीक है, जो कॉमा से पहले लिखा हुआ है वो बराबर है कॉमा से पहले जो लिखा हुआ है उसके, और जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है वो बराबर है कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है उससे। क्यों? क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? इज इक्वल टू। सो आई एम गोइंग टू राइट 3 + x/2 is equals to 4 and 11 + y/2 is equals to 2। क्या मैं इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल सकता हूं? निकाल लीजिए, 2 को वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए।
3 वहां जाकर 8 से क्या हो जाएगा? माइनस, व्हाट इज 8 माइनस 3? 5। और 11 वहां जाके 4 से क्या हो जाएगा? माइनस, व्हाट इज 4 माइनस 11? -7। मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास y की भी वैल्यू आ गई। अनुषा, ये x और y की वैल्यू बेसिकली किसका कोऑर्डिनेट था? किसका कोऑर्डिनेट था ये? b का। तो b का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 5 कॉमा -7। 5 कॉमा -7। तो फिर मैं इसके एक दो क्वेश्चंस और करवाता हूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया है, एंड दिस आई कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सपोज p का कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा -4 और मिड पॉइंट दिया हुआ है 5 कॉमा 5, और आपको q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो ताहा हम किसका मिड पॉइंट निकालेंगे? सिर्फ q का। पी क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे और इक्वेट किससे कर देंगे? 5,5 से इक्वेट। प्लीज फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओके आयान, लेट्स चेक। 3 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एंड -4 प्लस वाई अपॉन 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, और जब 3 वहां जाके 10 से माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। और -4 वहां जाके 10 से प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 4 14। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 7,14। तो मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं आप। आई होप सबने ये कंप्लीट कर लिया। इज एवरीबॉडी डन विद दिस? ओके। ऑल राइट। एक चीज और है, एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट से रिलेटेड, जो मुझे आपको बतानी है, एंड दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। फिर हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? जहां पे आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा है, वहीं पे मैं लिख रहा हूं पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। एक पैरेललोग्राम बनाइए। अब पता नहीं कितने बच्चों को पता है पैरेललोग्राम कैसा होता है। मेरी जिंदगी में इसको डायमंड नहीं कहते। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पैरेललोग्राम में
दो मिड पॉइंट्स सेम है, इस पैरेललोग्राम जिसको मैंने ए बी सी डी मार्क किया है, इसमें दो मिड पॉइंट सेम है, तो मिकाइल आप क्या बोलेंगे सर, ये वाला मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट के बराबर है, कौन सा मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट के बराबर है? जी, ए बी का जो मिड पॉइंट, सॉरी, आप कह रहे हैं ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी सी के बराबर है। क्या ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम हो सकते हैं? एक ऊपर मार्क किया हुआ है कोऑर्डिनेट, एक नीचे मार्क किया हुआ है, क्या ये सेम हो? तो ये मिड पॉइंट्स तो मिकाइल बराबर नहीं है। एनीवन एल्स? दो मिड पॉइंट्स बराबर हैं, किन दो के मिड पॉइंट्स बराबर हैं? आप ये भी नहीं कह सकते एडी का मिड पॉइंट और बीसी का मिड पॉइंट सेम है, ये भी आगे पीछे है, कोऑर्डिनेट्स तो सेम नहीं होंगे। यस, एसी का जो मिड पॉइंट होगा वो किसके मिड पॉइंट के बराबर होगा? बीडी के मिड पॉइंट के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। चलिए इसको लिखिए, पहले तो डायगोनल्स बनाइए, ड्रॉ डायगोनल्स। ये दोनों मिड पॉइंट सेम होंगे, सो द प्रॉपर्टी इज midpoint of AC is equal to midpoint of BD. Always, midpoint of AC will be equal to midpoint of BD. और अगर मैं आपसे कहूं कि ये पैरेललोग्राम के अलावा तीन शेप्स और हैं जिस पे लग सकती है प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के अलावा तीन शेप्स और हैं जिस पे ये प्रॉपर्टी लग सकती है, तो आपके हिसाब से और क्या शेप होना चाहिए जिस पे ये लग सकता है? स्क्वायर, वेरी गुड। ट्राइंगल पे ये लग सकता है, ट्राइंगल में होती ही तीन साइड्स हैं तो टक्कर हो जाएगी। स्क्वायर के अलावा रेक्टेंगल एंड रोम्बस। अच्छा, जिनको नहीं पता, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में फर्क क्या होता है? ये तो पैरेललोग्राम बना हुआ है, रेक्टेंगल ऐसा होता है। ओके, एनीवन एल्स? ओके, तो अगर मैं रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करने पे वो रेक्टेंगल ही नहीं रहना चाहिए? क्या मैं एक इंसान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो वो जानवर बन जाता है? वो इंसान ही रहता है। तो रेक्टेंगल को भी अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो वो रेक्टेंगल ही रहेगा, कुछ और तो नहीं बन जाएगा। फर्क क्या है? वो साथ ने बिल्कुल सही बताया, रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्रीज का होता है? 90 डिग्रीज का होता है, लेकिन पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्रीज के नहीं होते, ये कुछ और होते हैं। ये फर्क है, ये वही फर्क है जो एक स्क्वायर और एक रोम्बस में है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन बच्चा बोलता है स्क्वायर को टेढ़ा कर दो तो रोम्बस बन जाता है, ऐसा नहीं है। स्क्वायर का हर एंगल कितने डिग्रीज का होता है? 90 डिग्रीज का, लेकिन रोम्बस का हर एंगल 90 डिग्रीज का नहीं होता। एंगल्स में फर्क है, वरना चारों साइड्स तो इसकी भी बराबर है और चारों साइड्स तो इसकी भी बराबर है। स्क्वायर की भी चारों बराबर होती है, रोम्बस की भी चारों बराबर होती है। फर्क किस चीज का है? एंगल का फर्क है। ऑल राइट, तो भाई ये प्रॉपर्टी लिखवाई क्यों है मैंने, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्यों लिखवाई है, इसका मैं एक आपको क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक पैरेललोग्राम बनाइए और उसको लेबल कर दीजिए ए बी सी डी, और कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिए। द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ना डी का मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता है, ना डी का मुझे वाई कोऑर्डिनेट पता
पिछले क्वेश्चंस जो मैं आपको मिड पॉइंट के करवा रहा था, उसके अंदर ये इस तरह करने से मुझे x की वैल्यू भी मिल जाती थी और y की वैल्यू भी मिल जाती थी। मतलब आप देख रहे हैं फॉर्मूला में एक ही यूज कर रहा हूं। कितने अननोन्स मिल रहे हैं? दो अननोन्स मिल रहे हैं। इसलिए ये फॉर्मूला, ये वाहिद फॉर्मूला है पूरे मैथ के सिलेबस में जहां पे एक ही फॉर्मूले से कितनी वैल्यूज मिलेंगी? दो। वरना एक फॉर्मूले से कितनी वैल्यूज मिलती हैं? एक ही वैल्यू मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला लेकिन कितनी वैल्यूज मिल गई? दो वैल्यूज मिल गई। तो इधर भी मुझे दो अननोन्स चाहिए, मुझे एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। और ये कौन सा शेप है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? क्या प्रॉपर्टी है? मिड बी डी, मिड पॉइंट और भी लिखना नहीं। अगर मैं एसी का मिड पॉइंट निकालूं, एसी का मिड पॉइंट, एसी का x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो अनुषा मुझे क्या लिखना चाहिए? 5 + 10 अपॉन 2 कॉमा 6 + 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अनुषा बीडी का मिड पॉइंट। सिर्फ आपकी ही आवाज आनी चाहिए मुझे। 9 बी डी का मिड पॉइंट 9 + x अपॉन 2 कॉमा प्लस y/2। ऑल राइट। 10 + 5 15/2 कॉमा 6 + 12 18/2 कैंसिल होके क्या बनेगा? 9। 9 + x/2 कॉमा 11 + y/2। अब क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। 15/2 को किससे इक्वेट करेंगे? 9 + x/2 से। और 9 को किससे इक्वेट करेंगे? 11 + y/2 कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। ओके, अच्छा, जिन बच्चों को ये वाली मैथ नहीं पता, और मैं दोनों साइड्स पे 2 को 2 से कैंसिल कर सकता हूँ। आई कैन कैंसिल 2/2। ये कोई गलत मैथ नहीं है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे कैंसिल नहीं कर सकते, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा। व्हाट इज 15 - 9? 6। और y निकालने के लिए 11 वहां जाके माइनस हो जाएगा। 18 - 11 7। तो ये जो x और y की वैल्यूज हमने निकाली हैं, ये x और y बेसिकली किसका कोऑर्डिनेट था? ये d का कोऑर्डिनेट था। 6, 7 डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आर यू डन विद दिस? ऑलराइट, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है मिड पॉइंट का, कि इसको इससे इक्वेट कर दो, इसको इससे इक्वेट कर दो, एक्स भी मिल जाएगा, वाई भी मिल जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिवर्स मिड पॉइंट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिवर्स मिड पॉइंट। यानी कि मिड पॉइंट का आंसर आपको दिया हुआ है और आप उल्टा जा रहे हैं।
आप उल्टा जाके क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स मिड पॉइंट। तो अब इसके मैं क्वेश्चंस यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, रिवर्स मिड पॉइंट के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। पहले पढ़ के समझना क्वेश्चन क्या है। मुकद्दस क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन के अंदर? मिड पॉइंट दिया हुआ है। किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है? ए बी का। तो पहले मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालूंगा और इक्वेट किससे कर दूंगा? 3,5। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप मिड पॉइंट किसका निकालेंगे? ए बी का। और इक्वेट किससे कर देंगे? 3,5 से। फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अयान अली, मैं क्या लिखूंगा ए बी का मिड पॉइंट निकालते वक्त? x1 प्लस x2 में मैं क्या लिखूंगा? 3 तो नहीं है, -3 है। -3 प्लस, फिर से बताता हूं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 में आप क्या लिखेंगे? -3 प्लस p/2, कॉमा 5 कहां से आ गया, 7 प्लस q/2 इज इक्वल टू 3,5। आगे आपको पता है आपने क्या करना है। ओके, आई विल वेट फॉर अदर्स टू कंप्लीट। शयान, आपका क्या आ रहा है? 9 and 17 आपका भी आ रहा है। -3 प्लस p/2 इज इक्वल टू 3 एंड 7 प्लस q/2 इज इक्वल टू 5। ये तो लिखा है ना आप सबने? उसके बाद ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर -3 वहां जाके, तो 6 प्लस 3 9, फिर ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 7 वहां जाके 10 से, तो 10 -7 3। 17 कैसे आ रहा था भाई? शायान, 17 कैसे आ रहा था? किसी लॉजिक के हिसाब से 17 नहीं आ सकता। अच्छा, ऐड कर दिया 7 वाले जाके, ओके, ऑल राइट। अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा शेप है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का वर्ड देखते ही मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा देनी चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और पेपर में आप क्या अप्लाई करके आते हैं? ग्रेडियंट ऑफ AC इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ BD। बहुत अफसोस होता है जब बच्चे ये अप्लाई करके आते हैं। इट इज नॉट द ग्रेडियंट, इट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। चलिए अप्लाई कीजिए, अप्लाई द प्रॉपर्टी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2।
रायहा बताइए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 में क्या लिखेंगे? 2 - 1/2 कॉमा मुकद्दस की गलती तो रिपीट नहीं कर दिया आपने? सर ए वर्टिसेस का सी क्या के मतलब? वर्टिसेस इसको कहते हैं, ये दीज आर द वर्टिसेस। ओके ओके। ठीक है शार्मी, दीज आर द वर्टिसेस। जी। ऑलराइट, ए और सी के लिए तो ठीक है, x1 प्लस x2 तो आप सही बता रही है रायहा। y1 प्लस y2 में आप क्या बोलेंगी? 0 + 1/2। और बी डी के लिए रायहा, बी डी p/2 और -2 + r/2। देखो मिड पॉइंट सबको निकालना आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 - 1 1/2 कॉमा 1/2 p + 3/2 -2 + r/2। किसको किससे इक्वेट करेंगे? 1/2 को इक्वेट कर देंगे p + 3/2 से, और 1/2 को इक्वेट कर देंगे -2 + r/2। तो आपको p की वैल्यू भी मिल जाएगी और r की वैल्यू भी मिल जाएगी। और मैंने एक अच्छी बात बताई थी आज की क्लास के अंदर कि मैं किसको किससे कैंसिल कर सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक चीज यही कैंसिल हो सकती है उस्मान, और क्वेश्चन आसान हो सकता है, व्हाई नॉट कैंसिल देम आउट? 1 = p + 3, +3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 3, p की वैल्यू -2, 1 = -2 + r, -2 वहां जाके +2, 1 + 2 3। तो भाई ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट था जो रह गया था हमारा, आज हो गया है। मिड पॉइंट के बाद हमने क्या पढ़ा था? हाउ टू फाइंड, जी नहीं, उससे पहले क्या सीखा था? हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बहुत बाद का आया था। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्या फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का? y = mx + c। इस पे हमने बहुत टाइम लगाया, बहुत प्रैक्टिस की हमने इसकी। व्हाट आर द टू अननोन्स? m एंड c। ऑल राइट, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे ग्रेडियंट पता होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए एक्स वाई का। वो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट की मदद से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं? सी की वैल्यू। तो सपोज ग्रेडियंट 1/2 है और कोऑर्डिनेट 3,5 है। मुझे इक्वेशन निकाल के बताइए, मुझे इक्वेशन निकाल के बताइए। एम तो दिया हुआ है, सी आप निकाल सकते हैं। एम के अंदर एम डाल दें, एक्स के अंदर आप एक्स डाल दें, वाई के अंदर आप वाई डाल दें, तो सी मिल जाएगा। ठीक है उस्मान, ये 3 किसकी वैल्यू है? एक्स की। तो ये मैं एक्स में डाल दूंगा, 5 किस में डाल दूंगा? वाई में। और हाफ किस में डाल दूंगा? एम की जगह पे। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सी की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन निकालने के लिए किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए? एम पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए। एम तो मुझे पता है, मुझे क्या नहीं पता? सी नहीं पता। सी निकालने के लिए मैं एक्स में 3 डालूंगा, वाई में 5 डालूंगा और एम में एम की वैल्यू, ताकि सी मिल जाए। ठीक है, तो मैंने वाई में 5 डाल दिया, एम में एम की वैल्यू डाल दी, एक्स में 3 डाल दिया, प्लस सी। व्हाट इज 1 × 3?
फिर मैंने समझाया था कि मैं इस 2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक यहां पर एलसीएम ना ले लें। तो मैंने कहा था एलसीएम लेने से बेहतर है ये पूरा 3/2 वहां ले जाके माइनस कर दो। हाँ एलसीएम आप ले सकते हैं, लेकिन मैं वहां ले जाके एलसीएम ले लेता हूँ। अब एलसीएम क्या आएगा 2। इक्वेशन फ्रैक्शन में बेहतर लगती है, डेसिमल में नहीं अच्छी लगती। ठीक है, और पेपर 1 में आएगा तो फिर डेसिमल्स मसला करेगा आप। 10-3, व्हाट इज 10-3? 7/2। तो सी की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। जब एम और सी आ जाएगा तो आप अपनी इक्वेशन लिखेंगे। आप एम के अंदर एम पुट कर देंगे और सी के अंदर सी पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 7/2। यस, y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 7/2। एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या नहीं पता? ग्रेडियंट ही नहीं पता, तो पहले ग्रेडियंट निकालो, क्योंकि ग्रेडियंट के बगैर इक्वेशन नहीं आती। फाइंड आउट द ग्रेडियंट फर्स्ट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी तक प्लस माइनस में ही जिंदगी उलझ गई है। -4 शेरोज। आधे बच्चे -4 कह रहे हैं, आधे बच्चे 4 कह रहे हैं। ऑल राइट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज -6 माइनस 2? -8। व्हाट इज 1 माइनस 3? -2। तो ऊपर नीचे तो माइनस कैंसिल हो रहे हैं। 2 1 जा, 2 4 जा, ग्रेडियंट आ गया 4। हमें क्योंकि इक्वेशन निकालनी है तो हम इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m तो आ गया, c निकालना रह गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई सा भी एक x और y उठा के इसमें डाल दूंगा। मतलब मैं x की जगह क्या पुट कर दूं? 3, y की जगह पे 2, ग्रेडियंट की जगह पे 4, ताकि किसकी वैल्यू मिल जाए? c की वैल्यू मिल जाए। c कितना आ जाएगा? -10। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x -10। ओके, अब बस मैं 2 पार्ट्स दे रहा हूं, ये कर लो फिर छुट्टी। पार्ट 3, इसकी भी इक्वेशन निकाल लीजिए और पार्ट 4 की भी इक्वेशन निकाल लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। बस इसकी इक्वेशंस फाइंड कर लीजिए। नो होमवर्क।